उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तर प्रदेश आगमन पर सभी कार्यकर्ता उनका दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये दौरा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकास की गति को तेज करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री लगातार राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं को जमीन पर लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहे कार्यों से संतुष्ट है और उन्हें इसका सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की ताकत से विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का उत्तर प्रदेश पधारने पर हम सब कार्यकर्ता हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से विकास योजनाओं को धरातल तल उतारने का काम करा रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने गाजीपुर की घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। आशुतोष वर्मा ने कहा कि यह घटना बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार पर एफआईआर और शिकायत बदलने के लिए प्रशासनिक दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति मांग रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनके मुताबिक अगर किसी पीड़ित की आवाज को दबाया जाता है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। वर्मा ने कहा कि न्याय तभी संभव है जब जांच निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के हो। उन्होंने सरकार से मांग की कि मामले की पारदर्शी जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। देखिए, गाजीपुर की जो घटना है वो वाकई हृदय विदारक है। समाजवादी पार्टी बार बार मांग कर रही है कि पीड़िता के घर वालों से हमको मिलने दिया जाए, क्योंकि हमारे पास ये स्पष्ट खबरें हैं कि सरकार और सरकार में छुपे हुए लोग पीड़िता के घर वालों के ऊपर दबाव बना के एफआईआर और शिकायत को बदला रहे हैं। हम चाहते हैं कि न्याय मिले। जिस प्रकार से प्रशासन उन पे दबाव डाल के अपने वक्तव्य को चेंज करा रहा है, ये दिखता है कि किस प्रकार से एक आम आदमी का, एक पीड़ित व्यक्ति का, एक पीडीए का गला घोटा जा रहा है इस सरकार में। उसकी आवाज़ बन के हमारा एक डेलीगेशन आज जा रहा है, जो एक छोटी सी सहायता राशि 5 लाख रुपए का अनुदान भी देगी उनको, और साथ में उनकी उन सारी समस्याओं को सुनेगी जो प्रशासन उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा है। इसमें क्या परेशानी है, लेकिन प्रशासन अपनी हेकड़ी और अपने तरीकों से इस डेलीगेशन को रोकने को सुनने में आ रहा है कि पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन समाजवादी रुकने वाले नहीं हैं। वो मिलके रहेंगे और अपना काम करके रहेंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने पंजाब में हरभजन सिंह की सुरक्षा हटाए जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी ने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है और उन्हें इस तरह निशाना बनाना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटी राजनीतिक वजहों से इस तरह के फैसले लेना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। प्रसाद ने कहा कि इस तरह के कदम खिलाड़ियों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के मनोबल को प्रभावित करते हैं और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए, पंजाब सरकार ने ये बदले की कार्रवाई की है, बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण। भारत के एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर हरभजन सिंह को जाना जाता है, जिन्होंने देश का मान, देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, लेकिन संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उनकी सुरक्षा पंजाब सरकार ने वापस ले ली। लेकिन भारत सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और उन्हें सुरक्षा का कवर प्रदान किया है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने राघव चड्ढा के पार्टी बदलने को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। रामकृपाल यादव ने कहा कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के अहम नेताओं में से एक रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी माने जाते थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर बदलते रवैये और विचारधारा में आए बदलाव के कारण ही राघव चड्ढा ने यह फैसला लिया। उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी जिस मूल सिद्धांत और ईमानदारी की राजनीति के नाम पर बनी थी, वह अब उससे भटक चुकी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अब अपने शुरुआती वादों के विपरीत काम कर रही है, जिससे उसके नेताओं में असंतोष बढ़ा है। राघव चड्ढा जी आम आदमी की पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। केजरीवाल साहब के सहयोगी रहे हैं और आज केजरीवाल साहब के रवैया, उनकी पार्टी की सोच के विरुद्ध में वो आ गए हैं, क्योंकि जिस मूल अवधारणा को लेकर के आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ और केजरीवाल साहब पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं वो। इसलिए राघव चड्ढा जी अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में, उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी में मिले हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर बयान दिया है। संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है कि पश्चिम बंगाल इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है, जिसका असर राज्य की जनसंख्या संतुलन और संसाधनों के वितरण पर पड़ रहा है। सरावगी ने दावा किया कि पहले चरण के चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ये दिखाती है कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि लोगों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है और इसका असर आने वाले चुनाव परिणामों में देखने को मिल सकता है। सही कहा है माननीय प्रधानमंत्री ने। जो बंगाल के हालात है, बंगाल के लोग त्रस्त हैं टीएमसी से, ममता बनर्जी से, कटमनी वाले से। जिस तरह 80-80 बम कब्रिस्तान के बगल में मिल रहे हैं, एनआईए को जांच दिया जा रहा है। जिस तरह रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, घुसपैठी हो, डेमोग्राफी बदल गया। बंगाल के लोगों को लगता है कि हमारे संसाधन का दुरुपयोग बांग्लादेशी, घुसपैठी, रोहिंग्या कर रहे हैं। सत्ता के संरक्षण में उन लोगों को बसाया जाए, त्राहिमाम कर रही है बंगाल की जनता। ठीक कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अपील किया है। और प्रथम चरण के चुनाव में ये दिखाई भी पड़ रहा था, जैसे लोग एग्रेसिव होकर अपने गुस्सा का इजहार बूथों पर जाकर भाजपा के पक्ष में वोट कर रहे थे, साफ दिखाई पड़ रहा था। इसलिए वहां इस बार तय है भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और जन विरोधी सरकार टीएमसी होगी, ममता बनर्जी जाने वाली है। सिक्किम में पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़े विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने राज्य में करीब 30 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत लगभग 4018 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गंगटोक पहुंचते ही उन्हें एक अलग तरह की ऊर्जा और खुशी का अनुभव हुआ। उन्होंने सिक्किम की प्राकृतिक खूबसूरती का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ का मौसम और वातावरण इसे खास बनाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इन प्रोजेक्ट से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथियों, मैं कल दोपहर बाद गंगटोक पहुंचा था और यहां आने से पहले मैं बंगाल चुनावों की गहमा गहमी में जरा व्यस्त था। यहां आते ही एक नई अनुभूति, एक नया आनंद, चारों तरफ उत्सव का माहौल, मन खुशियों से भर गया। रात में हुई बारिश, फिर सुबह की ठंडक और ये खिली हुई धूप, सिक्किम के रंग ही निराले हैं। साथियों, पूरब का स्वर्ग सिक्किम, ऑर्किड का गार्डन सिक्किम, इसका अप्रतिम सौंदर्य, यहां की शांति, यहां का आध्यात्मिक आनंद, ये अनुभूति बड़े सौभाग्य से मिलती है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज को लेकर बयान दिया है।
शाइना एनसी ने कहा कि दूसरे चरण की वोटिंग को एक तरह का रेफरेंडम माना जा रहा है जिसमें जनता अपनी राय स्पष्ट रूप से दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई है और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि घुसपैठ जैसे मुद्दों के कारण राज्य में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। उनके मुताबिक इस बार वोटिंग पैटर्न से साफ संकेत मिल रहा है कि लोग बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं और मौजूदा सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखा रहे हैं। ये सेकेंड फेज जहां 142 कंस्टिट्यूएंसीज जाएंगे वोट करने के लिए, ये एक रेफरेंडम है। लोग थक गए हैं ममता बनर्जी के लॉलेसनेस से, महिला सुरक्षित नहीं, कार केस देखो या संदेश काली देखो, कहीं भी सुनवाई नहीं महिलाओं की। इन्फिल्ट्रेटर्स और घुसपैठ को लेके जो अस्थिरता का वातावरण है, तो लोगों ने ठान लिया जैसे कि फर्स्ट फेज वोटिंग के 91% लोग बाहर आके वोट किए, वैसे ही सेकंड फेज 142 सीट्स में भी वही करेंगे और 4 मई को इतिहास बनने जा रहा है वेस्ट बंगाल में। अब वक्त आ गया है ममता बनर्जी को सी यू टाटा गुड बाय बोलने। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा नारी वंदना एक्ट के विरोध के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बिल महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका विरोध करके महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही हैं, जबकि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठा रही है। आज नारी वंदन अधिनियम जो रिजर्वेशन थी, विमेन रिजर्वेशन थी, उसका जो विरोध कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किया है, उसका निंदा प्रस्ताव आज इस विधानसभा में लेके आएंगे। हम चाहते थे हमारी बहन बेटियां जो कि आधी आबादी है उनका हक उनको मिले, लेकिन जिस तरह से उनको उनके हक से वंचित किया गया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर ये साजिश के तहत इस बिल को गिराने का काम किया है, उसी का निंदा प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। चिराग पासवान ने कहा कि इस बार के चुनावी ट्रेंड साफ संकेत दे रहे हैं कि राज्य में बदलाव की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से राज्य के लोग हिंसा, भ्रष्टाचार और तानाशाही जैसे मुद्दों से परेशान थे और अब उन्होंने इसके खिलाफ वोट किया है। उनके मुताबिक जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर आधारित सरकार चाहती है और यही कारण है कि चुनाव में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। देखिए, इस बार मैं मानता हूं कि एक लंबे समय के बाद बंगाल चुनाव के बाद जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है कि इस बार बंगाल की जनता ने सत्ता परिवर्तन के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनाने के लिए मतदान करने का काम किया। जिस तरीके से लंबे समय से ममता बनर्जी जी मौजूदा मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल, उनके नेतृत्व से जिस तरीके से बंगाल की जनता त्रस्त है, अहिंसा और भ्रष्टाचार को लेकर और तानाशाही को लेकर जिस तरीके से बंगाल की जनता प्रताड़ित हो रही है, उसके खिलाफ इस बार जनता ने मतदान करने का काम किया है। मैं मानता हूं 4 मई को जब परिणाम आएंगे, और ये सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, हवाई दावे ही नहीं, प्रधानमंत्री जी का विश्वास, जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने वहां पर समय देने का काम किया, ऐसे में मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत की ओर एनडीए इन 5 राज्यों में अग्रसर हो रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर महात्मा गांधी आज जीवित होते तो वे अरविंद केजरीवाल के कार्यों को देखकर उनका विरोध करते। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल की राजनीति और उनके फैसले गांधी जी के सिद्धांतों के विपरीत हैं। मिश्रा ने कहा कि सत्याग्रह और नैतिकता की बात करने वालों को अपने आचरण में भी वही मूल्यों को दिखाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब इन मुद्दों को समझ रही है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो लाठी लेके केजरीवाल को दौड़ा रहे होते और केजरीवाल आगे आगे भाग रहा होता और पीछे गांधी जी डंडा लेके भाग रहे होते, क्योंकि एक चोर, एक कमीशन खोर, एक शराब घोटाले का आदमी वो सत्याग्रह की बात कर रहा है, गांधी जी की बात कर रहा है। और क्या चोर बताएंगे कि जज कौन होगा? चोर फैसला करेंगे कि उनका केस कौन सुनेगा? ऐसा पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता है। केजरीवाल ने कोर्ट में पिटीशन डाली, उनके पक्ष में फैसला नहीं आया, अब वो कह रहे हैं कि मैं इस फैसले को मानूंगा ही नहीं। इस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था नहीं चलती। केजरीवाल को पता है कि वो इस मामले में फंसे हुए हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो जांच को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंततः वो अपराधी भी साबित होंगे और जेल भी जाएंगे।
आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।